हेलो दोस्तों। तो जो हमारा चैप्टर चल रहा था आंकड़ों के संकलन की जनगणना तथा प्रतिदर्श विधियां, ठीक है, ये चैप्टर चल रहा था हमारा चैप्टर नंबर 3 पार्ट नंबर 2 कर रहे हैं हम। ठीक है, पार्ट नंबर 1 हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो गया था और सबसे पहले हम ना डिफरेंस करने वाले हैं। ठीक है, डिफरेंस हमारा जो है वो जनगणना या जिसको संगणना विधि भी कहते हैं और प्रतिदर्श विधि जो है इसके बीच में डिफरेंस क्या होता है, इसको हम कहते हैं सेंसस मेथड। ये हमारा होता है सैंपलिंग मेथड। तो सेंसस और सैंपलिंग में डिफरेंस हिंदी में हम करने वाले हैं। क्लियर है? देखो इसमें ये डिफरेंस मैं अलग से वीडियो की फॉर्म में भी डालूंगा और चैप्टर के साथ तो बेटा डलेगी, ठीक है ना। अब हमें करना क्या है, देखो मैंने अभी 4 पॉइंट लिखे हैं, मैं 2-3 पॉइंट अभी और लिखूंगा तो काफी अच्छा खासा कंटेंट मैं आपको दे दूंगा। अगर पेपर में अगर इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस आता है तो आप डिफरेंस लिख सकते हो बड़े प्यार से, आपको डिफरेंस मिल जाएंगे तकरीबन 6 से लेकर 7 पॉइंट मैं आपको दे दूंगा। और अगर नोट पूछता है कि संगणना विधि या जनगणना विधि क्या होती है तो आप आराम से नोट भी लिख सकते हो पर्टिकुलर इसके ऊपर और प्रतिदर्श विधि के ऊपर भी, ठीक है ना। तो नोट के फॉर्म में भी आपका मदद कर जाएगा ये और साथ में डिफरेंस तो मैं आपको प्रोवाइड कर ही रहा हूं। क्लियर है? तो यहीं पे डिफरेंस याद कर लेते हैं वीडियो में फटाफट से। देखो क्या लिखा हुआ है, जनगणना विधि होती क्या है। इसने बोला इसके अंतर्गत, मैंने बताया था ना इसमें, इसके अंतर्गत प्रत्येक इकाई के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। यानी यहाँ पे आप हर एक आइटम को स्टडी करते हो। जनगणना विधि वो विधि होती है जिसमें आप हर एक आइटम को स्टडी करते हो, यानी प्रत्येक इकाई के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। जबकि जो प्रतिदर्श विधि होती है इसमें कुछ विशेष इकाइयों को चुनकर, यानी कुछ विशेष इकाइयों को या विशिष्ट इकाइयों को चुनकर अध्ययन किया जाता है। इसको कहते हैं सैंपलिंग मेथड। क्लियर हो गया? तो उसमें कुछ को चुन करके बाकियों का नतीजा निकाला जाता है। उसमें कहा था 1 करोड़ मैगी के पैकेट है, यार 1 करोड़ मैगी पैकेट कौन चेक करेगा कि वो ठीक है कि नहीं है। तो हम बीच बीच में से कुछ पैकेट निकाल लेंगे और उनको चेक करेंगे। उनको चेक करने के बाद अगर वो सही निकले, जो हमने गिने चुने निकाले हैं 100,000 पैकेट, अगर वो सही निकले तो हम बोलेंगे बाकी भी सही है, और अगर यही गलत निकल गया तो हम बोलेंगे बाकी भी गलत है। तो इसमें क्या करते हैं, कुछ विशेष इकाइयों को ही हम यहाँ पे चुनेंगे और उसके आधार पर हम अध्ययन करके बताएंगे कि बाकी सही है या नहीं है। इस विधि के द्वारा सूचना प्राप्त करने में अधिक समय, अधिक धन, परिश्रम सब अधिक लगता है, कि खुद से जाना पड़ता है, खुद से डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, तो उसमें काफी ज्यादा समय, धन और परिश्रम लगता है। तो सीधी भाषा में बोलूं तो ये बहुत ज्यादा खर्चीली विधि है। खर्चीली विधि ये मितव्ययी होती है बेटा। मितव्ययी का मतलब होता है इकोनॉमिकल है ये, ठीक है, कम खर्चीली है ये, क्योंकि इसके द्वारा सूचना प्राप्त करने पर, इस विधि के द्वारा सूचना प्राप्त करने पर समय हो गया, धन हो गया, परिश्रम हो गया, ये क्या होता है, कम लगता है। क्लियर हो गया? 2 पॉइंट बिल्कुल आराम से सीधे सीधे आपको मैंने खत्म करवा दिया, ठीक है ना। आपको समझ में आ जाएगा कि मैं बोल क्या रहा हूं। चलो बच्चा, बाकी बच्चा चैप्टर बेटा साथ साथ चल ही रहे। 2 चैप्टर ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, तीसरा चैप्टर भी खत्म होने के कगार पे, ये ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है ना। तो स्टार्ट में पूरी देने वाला आपको हिंदी में। उसके बाद यह विधि अनुसंधान के उन क्षेत्रों के लिए अधिक उपयुक्त है। यह विधि अनुसंधान के यानी इन्वेस्टिगेशन के उन क्षेत्रों के लिए अधिक उपयुक्त है जहां अनुसंधान का क्षेत्र क्या होता है, सीमित होता है। जहां अनुसंधान का क्षेत्र सीमित होगा वहां के लिए ज्यादा अधिक उपयोगी है, क्योंकि आपको एक एक के पास खुद जाना पड़ता है, क्या करने के लिए, गणना करने के लिए। तो भाई साहब आप कहां तक जाओगे, तो इसलिए यहाँ पे सीमित क्षेत्र होना जरूरी होता है। जबकि यहाँ पे बात करें ये उन क्षेत्रों के लिए अधिक उपयुक्त है जहां अनुसंधान का क्षेत्र क्या हो, विशाल हो, बड़ा हो, तो वहां पे इसको लगा सकते हैं। क्लियर है? 3 पॉइंट समझ में आ गया। पहले में क्या बोला, इसमें प्रत्येक इकाई के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है, इसमें कुछ विशेष इकाइयों को चुन करके उनका अध्ययन किया जाता है और उसके बाद उनके आधार पर बाकियों का नतीजा निकाला जाता है। इसमें समय, धन, परिश्रम अधिक लगता है, अर्थात ये बहुत खर्चीली विधि है, अधिक खर्चीली विधि है। ये मितव्ययी है, मतलब इकोनॉमिकल यानी कम खर्चीली है, इसमें समय, धन, परिश्रम कम लगता है। इसकी बात करें तो ये अनुसंधान के उन क्षेत्रों के लिए अधिक उपयुक्त है जहां अनुसंधान का क्षेत्र सीमित होता है। यह अनुसंधान के उन क्षेत्रों के लिए अधिक उपयुक्त है जहां अनुसंधान का क्षेत्र क्या होता है, विशाल होता है, बड़ा होता है। और यहाँ पे क्या होता है, सीमित मतलब छोटा होता है, ठीक है। तो छोटा यहाँ पे बड़ा होना चाहिए क्षेत्र, ठीक है ना। आगे, जहां समग्र की इकाइयों में विभिन्नता, क्या बोल रहा है, जहां समग्र की इकाइयों में विभिन्नता हो, क्या हो, विभिन्नता मतलब होता है अलग अलग होना। अर्थात समग्र की इकाइयां अगर भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, अलग अलग विशेषताओं वाली है, तो वहां जनगणना विधि आप लगाओगे, क्योंकि आप हर एक आइटम को स्टडी करोगे तो फिर चाहे वो अलग हो चाहे वो सेम हो, आप आराम से स्टडी करके अच्छे नतीजे निकाल सकते हो। तो उसने बोला यहाँ जहां समग्र की इकाइयों में विभिन्नता हो, वो अलग अलग हो, भिन्न भिन्न विशेषताओं वाली हो, वहां जनगणना विधि लगाना अधिक उपयोगी है, उसी से रिजल्ट अच्छे आएंगे। बट जहां समग्र इकाइयां समरूप हो, एक जैसी हो, अर्थात समान विशेषताओं वाली हो, सजातीय बोल सकते हो, सजातीय, ये सजातीय होता है, ये विजातीय होता है।
ठीक है ना। तो जहां सजाती यानी एक जैसी विशेषताएं वाली हो वहां प्रतिदर्श विधि लगाना चाहिए, क्योंकि देखो अगर सैंपलिंग मेथड मैंने आपको बताया था, अगर मान लो मैंने कहा इस पे सैंपलिंग मेथड लगाओ, यहाँ पे क्या रखे मैंने, कुछ मैगी है, कुछ यिप्पी है, कुछ दूसरी नूडल्स है, कोई नूडल्स है, मैंने 50-60 तरह के नूडल्स रखे हैं। अब मैं कह रहा हूं सैंपलिंग मेथड निकालो, लगाओ, उसमें कैसे लगा दोगे आप, जगह जगह से कैसे चुनोगे बताओ, सब तो अलग अलग है, तो सबको टेस्ट करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे पैकेट्स अलग है, तो सारे पैकेट्स अलग है, सब अलग अलग विशेषताओं वाली है, तो सबको चेक करना पड़ेगा। बट अगर एक ही विशेषता वाली सारी मैगी के पैकेट है तो आप कुछ को चुन करके रिजल्ट निकाल सकते हो, ऐसा होता है। तो यहाँ पे जो ना सैंपलिंग मेथड लगाते वक्त इकाइयों का समरूप होना बहुत जरूरी है, नहीं एक जैसा होना जरूरी है, तभी ये सैंपलिंग मेथड लग सकता है। और यहाँ पे आप अलग अलग होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें विभिन्नता होगी तो बहुत अच्छा लग जाएगा, क्योंकि इसमें तो हर एक आइटम को वैसे भी स्टडी करना है, तो अलग हो चाहे कैसा भी हो, जो आराम से लग सकता है मेथड, समझ में आ गया। बट ये सीमित क्षेत्र तक लगता है, छोटे अनुसंधान के लिए सही है, और यहाँ पे बड़े अनुसंधान के क्षेत्र के लिए सही है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है ना। तो फटाफट से यहां तक नोट डाउन कर लो, फटाफट दोस्तों, उसको जितनी जल्दी हो सके उतना नोट डाउन करो, हम आगे और पॉइंट बढ़ा रहे हैं इसमें। तो आगे बढ़ते हैं। काफी अच्छा खासा कंटेंट हमारे पास हो गया है। 4 पॉइंट हमने पढ़ लिए, बाकी के 3 पॉइंट ये रहे, ठीक है ना। इस विधि के अंतर्गत समूह यानी जो समग्र होता है कि सभी इकाइयों के आधार पर क्या निकाले जाते हैं, निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अतः इस विधि में उच्च स्तरीय शुद्धता पाई जाती है, यानी इस विधि के अंदर आप प्रत्येक इकाई का अध्ययन करते हो, इसलिए इस विधि के अंतर्गत जो है उच्च स्तरीय शुद्धता यहाँ पे पाई जाती है। क्लियर हो गया। जबकि इस विधि के अंतर्गत समूह की सभी इकाइयों के आधार पर निष्कर्ष नहीं निकाले जाते, सभी इकाइयों का अध्ययन तो होता ही नहीं है इसमें, जिसके कारण इस विधि में उच्च स्तरीय शुद्धता नहीं पाई जाती। क्लियर हो गया। चलो, यानी आपका 5वां पॉइंट भी क्लियर होता है। देखो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, अगर आपसे कोई संगणना या जनगणना विधि पूछेगा तो आप आराम से लिख सकते हो, 7 पॉइंट बहुत है लिखने के लिए, ऊपर से मैं हिंदी में क्लासेस दे रहा हूं तो आप वहां से भी लिख सकते हो, ठीक है ना। वैसे 7 पॉइंट बहुत है, ठीक है। और प्रतिदर्श पूछता तो उसके लिए भी 7 पॉइंट मैंने आपको लिखवा दिए, और अगर डिफरेंस पूछता तो बल्ले बल्ले तुम पे है पॉइंट अच्छे खासे, सारे आसान पॉइंट है, कोई भी कठिन नहीं है। 6वां पॉइंट याद करते हैं। इस विधि के अंतर्गत जो प्राप्त सूचना पर संदेह होने पर अगर आपको लगे कि यार ये कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो भाई साहब उसकी सत्यता की जो जांच होगी ना, करना क्या है, बहुत कठिन है। दोबारा से फिर एक एक को स्टडी करोगे, कहां गलती है कैसे पता करोगे, तो बहुत कठिन है। जबकि इस विधि के अंतर्गत सत्यता की जांच कैसे करोगे आप, इसने बोला अन्य प्रतिदर्श को लेकर। अब ये सैंपल में दिक्कत लग रही है तो भाई दूसरे सैंपल ले लो, सैंपल लेकर उनको चेक कर लो, तो इसमें सत्यता की जांच कर सकते हो आप आराम से। इस सैंपल में दिक्कत लग रही है, दूसरे सैंपल उठा लो, ठीक है ना। चलो, इसके अंतर्गत समग्र यानी जो समूह होता है कि प्रत्येक इकाई के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है, कि आप हर एक आइटम को स्टडी करने वाले तो बेहतर विस्तृत मतलब गहन इंटेंसिव एग्जामिनेशन आप कर सकते हो, ठीक है ना। यानी यहाँ पे गहन यानी विस्तृत जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो, एक्सटेंसिव बोल सकते हो, ठीक है ना। इसके अंतर्गत समग्र की प्रत्येक इकाई के संबंध में विस्तृत सूचना प्राप्त नहीं की जाती, क्योंकि भाई कुछ ही सैंपल तो हमें चेक करने होते हैं, तो केवल की जाती तो केवल प्रतिनिधि मदों के बारे में, प्रतिनिधि मदे मतलब जो सैंपल मदे हैं के बारे में ही सूचना प्राप्त की जा सकती है बस। तो क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, इस विधि के अंतर्गत समूह की सभी इकाइयों के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं, इसलिए यहाँ पे उच्च स्तरीय शुद्धता पाई जाती है। इसमें सभी के आधार पर निष्कर्ष नहीं निकाले जाते, अर्थात यहाँ पे उच्च स्तरीय शुद्धता नहीं मिलेगी। इसमें अगर आपको लगे कि आपको संदेह हो रहा है, ठीक है, अपने रिजल्ट्स पे जो आपने निकाले हैं, तो उसमें सत्यता की जांच करना भाई साहब बहुत कठिन है, नहीं हो पाएगी इतनी आसानी से। दोबारा तो शुरू से सारा कलेक्ट करो, बहुत दिक्कत होगी। बट इसमें अगर आपको संदेह हो रहा है तो कोई बात नहीं, अन्य सैंपल ले, दूसरे सैंपल ले लो, कोई बात नहीं। यहां से आपने 10 पैकेट उठाए थे मैगी के, चलो वहां से उठा लो, इस बार देख लो, तो अन्य प्रतिदर्श लेकर के कर सकते हो, ठीक है ना, प्रतिदर्श लेकर के। इसके अंतर्गत समग्र यानी जो समूह की प्रत्येक इकाई के संबंध में विस्तृत सूचना प्राप्त की जा सकती है, कि आपके हर किसी आइटम के बारे में जानकारी होती है तो आप विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हो। बट यहाँ पे विस्तृत जानकारी प्राप्त तो प्रत्येक के बारे में तो नहीं कर सकते, बट हाँ जो आपने प्रतिनिधि मदे जो सैंपल उठाए उनके बारे में आपको पता रहेगा, ठीक है। तो इस डिफरेंस को मैं यही खत्म कर रहा हूं, ठीक है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर की ओर, और मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म कर देता हूं उन बच्चों के लिए जो कि सिर्फ क्या चाहिए था, उनको सिर्फ डिफरेंस चाहिए था। बाकी मैं कैरी ऑन आगे बढ़ा रहा हूं चैप्टर, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं।